स्क्रीन पर सिलेबस दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। एक अनम्यूट करके बता दे मुझे, क्या स्क्रीन स्क्रॉल भी हो रही है? जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर नीचे जा रहा हूँ, क्या वो दिखाई दे रहा है? जी सर। यस सर। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। बीकॉम फाइनल 6 सेम में आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड कस्टम लॉ, जिसका की पेपर कोड है 6.05। थ्योरी पेपर इसका होगा 80 मार्क्स का और इंटरनल मार्क्स होंगे 20 मार्क्स के। एग्जामिनर 9 क्वेश्चंस सेट करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा। बाकी 8 क्वेश्चंस जो होंगे उनमें से हर यूनिट में से 2 क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे और जिनमें से आप एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। हर यूनिट में से एक क्वेश्चन, मींस 4 यूनिट में से 4 क्वेश्चन और एक कंपलसरी क्वेश्चन। बाकी पेपर की सर्कमस्टांसेस और कोविड-19 की सर्कमस्टांसेस को देखकर आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे उस टाइम टर्म एंड एग्जामिनेशंस के से कुछ दिन पहले कि क्या कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं इसमें, जैसे कि पिछली बार हुए थे। और हो भी नहीं हो भी ना, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे ही आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो सेट होके आ जाए और कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस ना मिले और ऐसे ही आपको पेपर अटेम्प्ट करना पड़े। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड कस्टम लॉ, कस्टम एक्ट, ये 2 पार्ट हैं आपके इस पेपर के। जीएसटी की 3 यूनिट्स हैं और चौथी यूनिट है आपकी कस्टम एक्ट की, कस्टम्स लॉ की। फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आप जीएसटी का, कैसे कंपोजिशन करते हैं इसको, कैसे लेवी करते हैं, ये सब कुछ आपका फर्स्ट यूनिट में आएगा। सेकंड यूनिट में आप प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, आईटीसी वगैरह, ये सब कुछ इसमें ही आएगा। नेक्स्ट यूनिट थर्ड में रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ई वे बिल पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस रिटर्न्स, जॉब वर्क प्रोविजन ऑफ टीडीएस टीसीएस भी इसमें पढ़ेंगे, और रिकॉर्ड कीपिंग और असेसमेंट ऑडिट, असेसमेंट एंड ऑडिट जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी इसी में थर्ड यूनिट में ही आएगा। फोर्थ यूनिट में आप कस्टम ड्यूटी के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे बेसिकली। तो ये तो है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड कस्टम लॉ का सिलेबस। चैप्टर वाइज अगर देखें इधर राइट साइड में, चैप्टर वाइज अगर हम देखें, चैप्टर वाइज इसके 20 चैप्टर तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के हैं और 5 चैप्टर हैं कस्टम एक्ट के। टोटल मिला के 25 चैप्टर हैं, जो कि बहुत ज्यादा सिलेबस है। तो हर दिन क्लास लगाएं और ये पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। 0 चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। सबसे पहले 0 चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, फर्स्ट और सेकंड। इन तीनों चैप्टर्स की पीडीएफ मैंने शेयर की है आपसे। 0 चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर। 0 चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया, फर्स्ट चैप्टर है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इंट्रोडक्शन, और सेकंड चैप्टर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो 0 चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया है। सबसे पहले हम जीएसटी की इसमें डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऊपर राइट साइड में जो पेज है, 2 पेजेस इंक्लूडेड है इस पीडीएफ में, जो मैंने आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रखी है। लेफ्ट साइड में ये चैप्टर्स हैं और राइट साइड में क्या देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, विजिबल है? कोई अनम्यूट होके आंसर दे। हाँ जी सर। ओके जी सर। सबसे पहले जीएसटी की डेफिनेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी? GST has been defined as goods and services tax, means any tax on supply of goods or services or both। गुड्स पर या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई पर जो टैक्स बनता है वो क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। बिल्कुल सिंपल है। क्या छोड़कर? एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन द सप्लाई ऑफ द अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सभी गुड्स एंड सर्विसेज पर, गुड्स और सर्विसेज या दोनों पर जो टैक्स लेवी होता है उसको जीएसटी बोलेंगे, लेकिन
किसको छोड़ के? अल्कोहलिक लिकर और फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़कर। गुड्स क्या है? अब इसमें इस डेफिनेशन में गुड्स क्या है? गुड्स इंक्लूड करती है सभी मटेरियल्स, कमोडिटीज और आर्टिकल्स को। और सर्विसेज क्या है? जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज हैं, मींस मटेरियल्स, कमोडिटीज और आर्टिकल्स को छोड़कर बाकी सब कुछ क्या है? सर्विसेज हैं। जीएसटी क्या है? एक मल्टी टायर टैक्स है, एक से ज्यादा टायर है, एक से ज्यादा स्टेजेस हैं, जो जिसका की फाइनल बर्डन जो है वो कंज्यूमर पर ही रहता है। लेकिन ये इसकी एक लिमिटेशन नहीं है, ये बेनिफिट ही है कंज्यूमर्स के लिए। आगे चल के पता चलेगा आपको कि कैसे ये बर्डन जो है एक रिड्यूस्ड बर्डन है। बर्डन तो है, लेकिन जीएसटी से पहले जो बर्डन था वो ज्यादा था, और ये जो जीएसटी लागू होने पर जो बर्डन कंज्यूमर पर पड़ा है, ये बर्डन उस बर्डन से कम है। हालांकि सेंटेंस जो है लिखा हुआ है, जीएसटी इज अ मल्टी टायर टैक्स वेयर अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन द कंज्यूमर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अल्टीमेट जो बर्डन है वो कंज्यूमर पर आ रहा है बर्डन, लेकिन ये जो बर्डन है वो जीएसटी से पहले वाले बर्डन से कम बर्डन है, तो बेनिफिट तो है कंज्यूमर को। इट इज कॉल्ड एज वैल्यू एडेड टैक्स। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेज पर जो वैल्यू एड होती है उस एडेड वैल्यू पर ही ये टैक्स लेवी होता है। जैसे 100 रुपए की रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया, उसको 120 रुपीज में सेल कर दिया आपने, तो 100 रुपीज पर जो टैक्स आपने पे किया था रॉ मटेरियल परचेज करते टाइम, 100 रुपीज पर जो टैक्स आपने पे किया था, और अब 120 रुपीज पर नहीं देना है टैक्स, 20 रुपीज पर ही देना है। कलेक्ट आप 120 रुपीज पर करेंगे, लेकिन आपको पे गवर्नमेंट को कितना करना है? 20 रुपीज पर करना है, क्योंकि वैल्यू कितनी ऐड हुई है उसकी? 20 रुपीज। आगे मान लीजिए होलसेलर को आपने जो ये 120 रुपीज में सेल किया है, होलसेलर जो है वो रिटेलर को 120 की बजाय 130 रुपीज में सेल करता है। 10 रुपए तो उसको भी कमाने हैं होलसेलर को, तो 130 रुपीज 120 रुपीज में होलसेलर से रिटेलर ने परचेज किया, और 130 में आगे वो सेल करता है, तो वैल्यू ऐड कितनी हुई है उसमें? 10 रुपीज। तो जो बर्डन है उस पे वो कितने रुपीज का है? 10 रुपीज पर लगेगा। जीएसटी जो है वो 10 रुपीज पर लगेगा, जो वैल्यू ऐड हुई है। तो हर स्टेज पर जो वैल्यू ऐड होगी उस वैल्यू पर, एडेड वैल्यू पर टैक्स लगेगा ये जीएसटी। ये नहीं है कि कंप्लीट बर्डन। पहले क्या था? 100 रुपए पर भी टैक्स दिया, फिर उसके बाद 120 रुपए पे टैक्स दिया, तीसरा पर्सन कितने पे दे रहा है? 130 रुपए पर टैक्स दे रहा है, तो गवर्नमेंट को तो बहुत ज्यादा टैक्स चला गया, और बर्डन जो है वो बहुत ज्यादा था। तो उस बर्डन से तो ये बहुत कम बर्डन है, क्योंकि इसमें इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है। आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो ये तो था आपके जीएसटी की इंट्रोडक्शन। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, नेक्स्ट इसमें सब टॉपिक है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ये जीएसटी काउंसिल। जीएसटीसी के नाम से जाना जाता है इसको, जीएसटीसी। क्या है ये? द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। ये क्या है भाई? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी भी कह सकते हो आप, जो कि डिसाइड करती है कि जीएसटी कितना होगा, किन पर लगेगा, कैसे लगेगा, क्यों लगेगा। ये सब कुछ डिसाइड जो है वो जीएसटी काउंसिल के द्वारा किया जाता है। मींस जो पॉलिसी मेकिंग प्लानिंग करनी है, वो जो भी चेंजेस होने हैं इसमें, वो जीएसटी काउंसिल के द्वारा किए जाते हैं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग्स में ये डिसाइड किया जाता है कि क्या होना है। जो भी इसकी प्लानिंग है, जो भी स्ट्रेटेजीज हैं, जो भी पॉलिसीज हैं जीएसटी से रिलेटेड, वो जीएसटी काउंसिल मींस जीएसटीसी के द्वारा डिसाइड की जाती है। उसके बाद टैक्स के बारे में बात की गई है। हाँ जी, म्यूट योर सेल्फ प्लीज। उसके बाद टैक्सेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। टैक्सेशन स्ट्रक्चर हमारा क्या है जीएसटी में? जीएसटी एक्ट में 3 पार्ट हैं, सेंट्रल टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, स्टेट टैक्स और स्टेट टैक्स इन यूनियन टेरिटरी, और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं। एक सेंट्रल टैक्स दिख गया आपको, इंटीग्रेटेड टैक्स दिख गया, और स्टेट टैक्स, तीनों दिख रहे हैं आपको ये। तो इन तीनों को एक्सप्लेन करते हैं पहले। सेंट्रल टैक्स क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 किस पर अप्लाई होगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ।
इंट्रा स्टेट, INTRA, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट क्या है? एक स्टेट से दूसरी स्टेट, जैसे हरियाणा जो है वो पंजाब के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, सप्लाई कर रही है गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर दोनों की, तो वो कौन सी सप्लाई है? इंट्रा स्टेट है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट को जो सप्लाई की जाती है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, गुड्स या सर्विसेज या दोनों की। यहां पर गुड्स और सर्विसेज में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया जाता GST एक्ट में। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई जहां पर है, मींस एक स्टेट से दूसरी स्टेट के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है, वहां पर क्या अप्लाई होगा? CGST, CGST एक्ट 2017 में। ये किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जो CGST है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाएगा। दूसरा है इंटीग्रेटेड टैक्स। इंट्रा स्टेट की के बजाय अगर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो, इंटर स्टेट मीन्स विद इन द स्टेट, इंटर स्टेट मीन्स विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रही है, स्टेट के अंदर ही सप्लाई हो रही है। यदि स्टेट के अंदर ही सप्लाई हो रही है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तो उसको बोलेंगे आप, वहां पर क्या अप्लाई होगा? IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाएगा? ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। विद इन द स्टेट जो टैक्स लेवी है वो IGST है, और IGST किसके द्वारा एडमिनिस्टर्ड किया जाएगा? वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इंटर स्टेट सप्लाई में। नेक्स्ट है स्टेट टैक्स। CGST या सेंट्रल टैक्स सच स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। जो कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनका अपना लेजिस्लेचर है, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली है, दिल्ली स्टेट में काउंट होगी। एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना एक लेजिस्लेचर है, हैज एनेक्टेड द स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको कि आप बोलेंगे SGST, स्टेट गुड्स एंड, जो स्टेट के अंदर है। स्टेट टैक्स शैल अप्लाई टू इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स पर एप्लीकेबल होगा। मींस देखो, सबसे पहले वाला जो हमने पढ़ा था ये सेंट्रल टैक्स, ये कहां पर अप्लाई होगा? इंट्रा स्टेट पर। दूसरा इंटीग्रेटेड टैक्स कौन से पर होगा? इंटर स्टेट पर। और तीसरा स्टेट टैक्स जो है मींस SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये कहां पर होगा? ये भी इंट्रा स्टेट पर होगा। मींस इंट्रा स्टेट मींस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब ट्रांजैक्शन होगी तो दो तरह के टैक्स है आपके। कौन कौन से? एक तो स्टेट टैक्स है और एक सेंट्रल टैक्स है। इसके अलावा आपका कौन सा टैक्स है? इंटीग्रेटेड टैक्स है। नेक्स्ट है UTGST, स्टेट टैक्स इन यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में आपका क्या एप्लीकेबल होगा? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाएगा? उसी यूनियन टेरिटरी द्वारा जिस यूनियन टेरिटरी में ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स। पार्लियामेंट के द्वारा एक लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है, गुड GST काउंसिल ने क्या बनाया है? एक पॉलिसी बनाई है, ये प्लान किया था इसको लागू करने से पहले कि स्टेट्स जो भी है, जो स्टेट्स को अप्लाई करेंगी, जो स्टेट्स इसको लागू करेंगी GST को, इसके दौरान उन्हें जो भी लॉस होगा, इसको लागू करने के लिए उनको जो भी लॉस होगा 5 साल तक उसको रिकवर किया जाएगा। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। मींस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉस बियर किए जाएंगे। और 5 साल इसका ये लास्ट सेशन चल रहा है। कब अप्लाई हुआ था ये? 2017 में। 2017 टू 18 फर्स्ट सेशन, 18 टू 19 सेकेंड, 19 टू 20 थर्ड, 20 टू 21 फोर्थ, और ये कौन सा चल गया अब? 21 टू 22 फिफ्थ। ये लास्ट है इसका ईयर जिसमें जो भी लॉस कवर किया जाएगा। उसके बाद जो इससे रिलेटेड जो डिसीजन ये GST काउंसिल लेगी वो एप्लीकेबल हो जाएगा कि लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर नहीं। नेक्स्ट है मेन फीचर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जियो चैप्टर ही कर रहे हैं हम अभी।
ये स्टेट टैक्स इन यूनियन टेरिटरी था और ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इसके मेन फीचर्स पर। क्या मेन फीचर्स हैं इसके? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विल बी की जगह क्या आ जाएगा? was applied on supply of goods or services or both in India with effect from 1st July 2017। 1 जुलाई 2017 तो चला गया ना, तो पास्ट टेंस में लिख लोगे ये सारे सेंटेंसेस। आप क्या करोगे एग्जाम में, ऐसे कैसे इसको लर्न करके चले जाओगे और ऐसे कैसे लिख दोगे। इससे पहले भी जो ये सब कुछ जो मैंने अभी तक कवर कराया है, ये भी फ्यूचर की जगह पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर लेना इसको, क्योंकि ये सब कुछ बातें हो चुकी हैं। तो इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज आपको चेंज करनी पड़ेगी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसमें लिखा हुआ विल बी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो ये तो चला गया, तो ये लागू हुआ था ऐसा लिखेंगे आप। इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर विद इफेक्ट फ्रॉम 8 जुलाई। बाकी सब जगह कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को था। और जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई हो गया था, कब लागू हो गया था? 8 जुलाई 2017 को। For supplies within the state or union territory, for central GST will be payable to central government and state GST will be payable to state government। तो will be की जगह past tense convert कर लेना, या फिर ऐसा होता है ऐसा लिखेंगे आप भी। central CGST is to be payable by central government and state GST is payable to state government। For interstate supplies, इंटरस्टेट सप्लाई के लिए क्या होगा? इंटरस्टेट सप्लाई के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पेबल होता है ये। इन एडिशन टू जीएसटी कंपनसेशन सेस ऑफ अबाउट 15% इज पेबल ऑन पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट्स, कोल, एरेटेड वाटर्स, मोटर कार्स एक्सेट्रा। और इसमें तो चेंजेस भी, ये रेट्स वगैरह जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो करंट जो हमारी रेट्स हैं वो सर्च करके आप सर्च कर लेंगे, या फिर मैं सर्च करके आपको बता दूंगा। तो जीएसटी काउंसिल की तो बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी है ना, और ये बुक तो 2017 से पहले 2016 में बनाई गई थी, और उसमें उसके बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं इस बुक में। तो आप क्या करेंगे, जीएसटी की जितनी भी मीटिंग्स हुई है ना अब तक, और उनमें जो डिसीजन फाइनलाइज किए गए हैं, उन सब की तो नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। वो सब आप इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ लेंगे, अपडेट हो जाएंगे उससे। करंट जो रेट्स हैं वो भी आप वहां से डाउनलोड करके लर्न कर लेंगे। तो इसके जो फीचर्स हैं, फीचर्स तो हेडिंग वाइज आप डाउनलोड कर लेंगे, सर्च कर लेंगे नेट से, या फिर मैं आपको सर्च करके भेज दूंगा। फर्स्ट चैप्टर अब इसका 0 चैप्टर में हमने पढ़ा कि जीएसटी कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर में इनडायरेक्ट टैक्सेस का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। ये आपने इनडायरेक्ट टैक्स की बुक में भी पढ़ा है और डायरेक्ट टैक्सेशन की बुक में भी पढ़ा है। डायरेक्ट टैक्सेशन जो आप पढ़ रहे हैं, टैक्सेशन लॉ में पढ़ रहे हैं आप, इससे पहले इनकम टैक्स में पढ़ा है आपने। डायरेक्ट टैक्स क्या कौन से है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। टैक्स में भी डिफाइंड एज अ pecuniary burden laid upon individuals or property owners to support the government, a payment exacted by legislative authority। A tax is not a voluntary payment or donation। ये वॉलंटरी भी अपनी इच्छा से किया जाने वाला दान या पुण्य का काम नहीं है, पेमेंट नहीं है, बट एन अनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन। ये अनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन है, ये अनफोर्स किया जाता है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। एग्जेक्टेड परसुएंट टू लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। एक अथॉरिटी है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, टैक्सेशन अथॉरिटी, उसके द्वारा ये एक तरह का बर्डन है जो आपको बियर करना ही पड़ेगा। अगर आपकी इनकम है तो आपको करना ही पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स, टैक्स इज नथिंग बट मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। ये क्या है? कुछ नहीं है, किसके अलावा कुछ नहीं है, कि ये एक पेमेंट है गवर्नमेंट को। किसके बदले में पेमेंट है? जो गवर्नमेंट हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनके बदले हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना है। टैक्सेस आर कन्वेंशनली ब्रॉडली क्लासिफाइड एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। दो तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स क्या है? इंक्लूड दोज असेस्ड अपॉन प्रॉपर्टी, person, business, incomes, etc. While indirect taxes are levied upon commodities before they reach consumers। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स
के बारे में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अ डायरेक्ट टैक्स इज रियली अ टैक्स विच इज पेड बाय अ पर्सन ऑन होम इट इज लीगली इम्पोज्ड एंड द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू पे अन अदर पर्सन। जिसका बर्डन जो है उसको ही वहन करना पड़ेगा, किसी दूसरे को वो शिफ्ट नहीं कर सकता। तो वो कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। द पर्सन from whom it is collected cannot shift its burden to anybody else. Thus, the impact, that is the initial or first burden, and the incidence, the ultimate burden of a direct tax, is on the same person. सेम पर्सन पर ही बर्डन रहेगा। द टैक्स पेयर इज द टैक्स पेयर। यहाँ पर क्या है? जो टैक्स पे कर रहा है वही टैक्स बियर कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स में जरूरी नहीं है कि जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, जो जिसने टैक्स कलेक्ट किया, जो टैक्स पे कर रहा है वो टैक्स बियरर ही है। वो किसी दूसरे के बिहाफ पर भी कलेक्ट करके पे कर सकता है, और जो टैक्स उसके हिस्से का है वो पे करेगा। इन द ग्रुप ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल लेवी में बी इंक्लूडेड। कौन कौन से कुछ टैक्सेस के बारे में बताया? इनकम टैक्स हो गया, जो इनकम पर जनरेट होता है। कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनी से रिलेटेड है। कैपिटल गेन टैक्स हो गया, और कैपिटल लेवी में भी इंक्लूडेड। और इसके अलावा और भी बहुत सारे टैक्सेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, क्या क्या एडवांटेजेस हैं डायरेक्ट टैक्सेस के? जस्टिफिएबल है, जस्टिफाई करता है ये। डायरेक्ट टैक्सेस आर बेस्ड ऑन द टैक्सेबल कैपेसिटी एंड देयर बर्डन इज जस्टिफिएबली डिस्ट्रीब्यूटेड। जिसकी इनकम कम है उसको कम टैक्स पे करना पड़ता है, और जिसकी इनकम ज्यादा है उसको ज्यादा इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ये प्रोग्रेसिव भी है इस तरह से। सर्टेन, एक निश्चित दर है इसकी। इलास्टिक, direct taxes are elastic in the sense that high proceeds to government become possible by increasing the rates of these taxes. इलास्टिक है, जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज पर डिपेंड होता है, जो उस टाइम सत्ता में हो उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स रेट्स चेंज कर देते हैं, या फिर जो भी उस टाइम इकोनॉमी के हित में होता है उस तरह के डिसीजंस ले लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, या कह सकते हो कि टैक्सेशन अथॉरिटीज के द्वारा। प्रोडक्टिव, डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोडक्टिव एज इन शॉर्ट रन, these do not affect productive capacity। ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी को अफेक्ट नहीं करते। इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव लार्जर इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है मींस सभी पर ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। डायरेक्ट टैक्सेस आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एज दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द ग्लेयरिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जब टैक्स कलेक्ट किया जाता है तो इनइक्वालिटीज जो है वो रिड्यूस होती है इससे, इनकम और वेल्थ से रिलेटेड। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके कुछ, आर्बिट्रेरी, रियल नहीं है। द रेट्स ऑफ टैक्सेस आर आर्बिट्रेरीली फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट्स। द रेट्स ऑफ इनकम टैक्स डिपेंड्स अपॉन द पॉलिटिकल विल रादर देन जस्टिफिकेशन। द पॉलिटिकल पार्टी की बायसनेस भी इंक्लूड हो सकती है इसमें, जो भी इस टाइम सत्ता में है। नेक्स्ट है इवेजन, तो इसमें इवेजन भी इंक्लूडेड है। ये इसकी एक कमी है कि इवेट करते हैं लोग सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बहाने से, जबकि वो अगर टैक्स पे करें तो वो गवर्नमेंट में जाएगा और इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। रिड्यूस सेविंग, सेविंग को रिड्यूस करता है, ये इन्वेस्टमेंट्स को रिड्यूस करता है, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इस पर। इन्वेस्टमेंट्स रिड्यूस होंगी। मान लीजिए आप टैक्स पे कर रहे हो, फिर इन्वेस्ट क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाएंगी, और इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होना भी एक तरह से संकेत है लो इकोनॉमिक ग्रोथ का। लिमिटेड टैक्स बेस, डायरेक्ट टैक्सेस डू नॉट रीच ऑल, ये सभी पर रीच नहीं होते। दीज कवर्स ओनली अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। जैसे सैलरीड क्लासेस हैं, अब मान लीजिए जिसकी अकाउंट में सैलरी नहीं आती है, जो अपने डेली के जो वेजेस हैं वो ले लेते हैं, तो वो तो गवर्नमेंट की नजर में नहीं है, तो उसमें चाहे वो रेंज में ना आते हो तो टैक्स रिटर्न तो फाइल नहीं करते ना, वो रिटर्न्स तो सभी को फाइल करनी चाहिए ना। इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेक्स्ट है indirect taxes are those taxes which have their primary burden or impact on a single person, but that person succeeds in shifting his burden to others। यहाँ पर बर्डन जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स एन इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन बट इज पेड पार्टली और होली बाय अनदर। ये पार्टली और फुली दूसरे पर्सन के द्वारा पे किया जा सकता है। Indirect taxes are shifted and the incidence of these taxes falls on persons other than the original payers। जरूरी नहीं है जो ओरिजिनल पेयर है वही उसी पर ही उसका बर्डन है। Indirect taxes of the union government comprises custom duty, excise duty, CST, सर्विस टैक्स। ये पुरानी बातें हैं वही सारी।
Indirect taxes are convenient for both the taxpayer and the government, as taxes are paid only when goods are purchased, so taxpayers does not feel the burden of the tax. This tax is convenient to the government as it collects the amount directly from the producers or importers. तो यहाँ पर टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों बॉक्सेस में इनके एक्सप्लेनेशन है. द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बियर्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट्स द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर, वो अपने कंज्यूमर से उसको कलेक्ट कर लेता है. द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स इज शिफ्टेड टू द अदर पर्सन. जिस कंज्यूमर से वो टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर रहा है, तो बर्डन किस पे चला गया इनडायरेक्ट टैक्स पे में अदर पर्सन पर, जो उसका कंज्यूमर था. नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव है ये टैक्स, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर, हाई रेट ऑफ टैक्सेस फॉर पीपल हैविंग हायर एबिलिटी टू पे. जिनकी हाई इनकम है, वो जिनकी हाई इनकम है उनकी एबिलिटी ज्यादा होगी पे करने की, और उन पर टैक्स रेट भी जो होगी वो ज्यादा होगी. टैक्स तो ज्यादा बनेगा, सेम रेट पर भी टैक्स तो ज्यादा बनता ही है. कम इनकम पर कम टैक्स बनेगा, ज्यादा इनकम पर ज्यादा टैक्स बनेगा, लेकिन रेट ऑफ टैक्स भी हाई इनकम ग्रुप पर ज्यादा होगा और लो इनकम ग्रुप पर कम होगा. जैसे 20% 30% से इंक्रीज होता रहता है. और ये जो रेट्स हैं वो हर असेसमेंट ईयर की अलग अलग होती है, वो जैसे हम इसी डाउनलोड करके देख लेंगे. आगे पिक्चर में भी देखो दिखा रखा अच्छे से, बर्डन ऑफ टैक्स बोर्न बाय द पर्सन हिमसेल्फ. ये इनकम डायरेक्ट टैक्स है, इसकी कमर पे लाद रखा है टैक्स अकेले बंदे की. और नेक्स्ट है बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्टेड टू अनदर पर्सन. यहाँ पर एक से ज्यादा व्यक्ति इस बोझ को उठा रहे हैं टैक्स के, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है. लदा हुआ तो दोनों पे दिख रहा है ये. अब बर्डन किसके ऊपर है, ये मेरे को लग रहा है ये इधर वाला राइट साइड वाला टैक्स इससे लेफ्ट साइड वाले से कलेक्ट करके और पे कर रहा है. कमर पे किसकी लदा हुआ है, ये लेफ्ट साइड वाले की, 2% जो इसमें है. ठीक है, ये आपका है इनडायरेक्ट टैक्स. समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा. नेक्स्ट है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर प्रेजेंटेड बिलो. टैक्सेस इनडायरेक्ट कौन कौन से हैं, गुड्स और सर्विसेज पर. गुड्स पर क्या एक्साइज ड्यूटी था, कस्टम ड्यूटी, सीएसटी सेल्स टैक्स और मिसलेनियस, फॉर एग्जांपल ऑक्ट्री एंड ट्रेड टैक्स. और सर्विसेज पर क्या था, सर्विस टैक्स. डायरेक्ट टैक्सेस इनकम पर, इनकम टैक्स, टैक्स ऑन इनकम. वेल्थ टैक्स किस पर है, वेल्थ पर है जो टैक्स. और अदर जैसे कि इंटरेस्ट पर, एक्सपेंडिचर्स पर, इन सभी पर जो टैक्सेस आप पे करते हैं, तो ये डायरेक्ट टैक्सेस है. इनडायरेक्ट टैक्सेस के फीचर्स क्या क्या हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस के फीचर, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन, वहां पर शिफ्ट नहीं होता था, यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है. इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया आपने. सेकंड क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेशन इज कमोडिटी टैक्सेशन एज द सेंट्रल एक्साइज लेवी इज मेड इन द रेस्पेक्ट ऑफ कमोडिटीज मैन्युफैक्चर्ड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया. ये डायग्राम जो मैंने अभी आपको बताया था, और ये स्पेशल फीचर्स हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी. अगर मैं स्क्रॉल साथ साथ नहीं कर पा रहा हूँ, आज फर्स्ट क्लास है, तो आप अनम्यूट होके मुझे बोल देंगे कि स्क्रॉल नहीं, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है ध्यान से. और अगर कोई बोल ही नहीं रहा, एक बच्चा अनम्यूट होके बता दे मेरे को कि स्क्रॉल नहीं कर रहा. देखो मैंने स्क्रॉल नहीं किया, बीच में ये सारा कुछ चला गया. साथ साथ दिखेगा आपको स्क्रीन पे, या तो बुक लेके बैठो आप साथ में. बुक है ये साहित्य भवन पब्लिकेशन की. राइटर हैं इसके डॉक्टर एच.सी. मेहरोत्रा, प्रोफेसर वीपी अग्रवाल. थर्ड इसका फीचर है इनडायरेक्ट टैक्स का. व्हाइल इम्पोजिंग डायरेक्ट टैक्स द एबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर इज डायरेक्टली डिटरमाइंड, वेयर एज इन रिस्पेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स द एबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर इज इनडायरेक्टली डिटरमाइंड. इसमें डायरेक्टली डिटरमाइन होती है और इसमें एबिलिटी जो है वो इनडायरेक्टली डिटरमाइन होती है. ये हो गया इन दोनों का फीचर. इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर दे रखा है और इसमें डायरेक्ट का भी बता दिया. द टैक्स पेयर does not perceive a direct pinch while paying indirect taxes. The taxpayer does not perceive a direct pinch while paying indirect taxes. Indirect taxes जब वो पे करता है तो direct pinch नहीं है उसको, indirect ही है. Indirect taxes are easier to collect and greater amount of generation of revenue is assured as tax evasion is comparatively less in the case of organized sector. Tax imposed on commodities directly affects the prices of commodities. Indirect tax includes central excise duty, custom duty, central sales tax, service tax,
स्टेट वैट, ऑक्ट्री, इंटरेस्ट, टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, फॉरेन ट्रैवल टैक्स। मेरिट्स क्या है इसकी? सर फीचर्स दिख नहीं रहे सर। डिस्गाइज्ड है, यही है मेरिट्स इनडायरेक्ट टैक्सेस की। 5 मेरिट्स जो आपके सामने हैं स्क्रीन पर। कन्वीनियंट है, डिस्गाइज्ड है, नॉट इजीली इवेडेबल, इवेजन पॉसिबल नहीं है इसमें इनडायरेक्ट टैक्स में। जैसे डायरेक्ट टैक्स में टैक्सेशन में आपने पढ़ लिया इनकम टैक्स में कि इतनी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको यहां से छूट मिल जाएगी 80C से 80U तक की, और इस तरह से आप टैक्स इवेजन कर लेते हैं। और भी बहुत सारे रास्ते हैं उसमें टैक्स इवेजन के, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स इवेजन इजी नहीं है, ब्रॉड बेस्ड, ये ब्रॉड है डायरेक्ट टैक्सेशन की बजाय। सोशल वैल्यू, इनडायरेक्ट टैक्स हैव हाई सोशल वैल्यू, इनडायरेक्ट टैक्स में हाई सोशल वैल्यू है। थोड़े से चेंजेस इनडायरेक्ट टैक्स में होते हैं तो तहलका मच जाता है सोसाइटी में, तो सोशल वैल्यू ज्यादा है इसकी इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स तो सैलरीड पर्सन देंगे, ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी पर ही बर्डन है। नेक्स्ट पेज पर 6 फीचर है इसका, फोर्स्ड सेविंग्स। यहां पर देखो, indirect taxes are an effective means of mopping up consumers surplus and thereby diverting the saving potential of the community at large into the hands of the government. Forced savings, यहाँ पर सेविंग्स जो है उस पर ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री, एडिशनल रिवेन्यू कैन बी इजिली obtained by introducing an indirect tax. अगर गवर्नमेंट को कोई एडिशनल रिवेन्यू चाहिए तो वो क्या कर सकती है, इम्पोज कर सकती है कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स, और उसके जरिए वो कलेक्ट कर सकती है। प्रोग्रेसिव है ये। लग्जरीज और सेमी लग्जरीज, indirect taxes on luxuries and semi luxuries are progressive in effect as they fall on the rich people consumption outlays. कुछ डिमेरिट्स भी हैं, जैसे इनइक्विटेबिलिटी है, लेस प्रोडक्टिव है, इन्फ्लेशनरी पोटेंशियलिटी है, डिसइंसेंटिव इफेक्ट्स ऑन सेविंग्स, सेविंग्स पर जो है डिसइंसेंटिव इफेक्ट होता है इसका, और नो एजुकेशनल वैल्यू, एजुकेटिव वैल्यू, इसकी कोई एजुकेटिव वैल्यू नहीं है। उसके बाद ये सब बातें आपने डायरेक्ट टैक्सेस में भी 0 चैप्टर में पढ़ रखी हैं, जो इसमें पढ़ रहे हैं। असली मेन चैप्टर तो 2nd चैप्टर से स्टार्ट होगा इसका। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिफरेंस है। फिर आगे फर्स्ट डिफरेंस क्या है, और वो आपका जो दूसरी बुक में दे रखा है डिफरेंस, वही कर लेना इसमें, क्योंकि उसमें बेसिस ऑफ डिफरेंस भी दे रखे हैं, बेसिस ऑफ डिफरेंस भी है वहां पर, और इससे ज्यादा पॉइंट्स है, ठीक है। जो दूसरी बुक है आपकी टैक्सेशन लॉ की, या इससे पहले 5th सेमेस्टर में जो आपने पढ़ा है इनकम टैक्स, वहां पर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस दे रखा है, या फिर सर्च कर लेना। यहाँ पर दीज डू नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ गुड्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या है कि कोई इम्पैक्ट नहीं है इसका कॉस्ट पर और प्राइस पर गुड्स की। और इनडायरेक्ट टैक्स में ये क्या करता है, इंक्रीज इन रेट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स। अगर इनडायरेक्ट टैक्स के रेट में इंक्रीज होगा तो कॉस्ट में और प्राइस में, गुड्स की कॉस्ट में प्राइस में क्या होंगे, चेंजेस होंगे अकॉर्डिंगली। सेकेंड डिफरेंस क्या, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स आर इंस्टेंसेस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये तो एग्जांपल दे दिए इसमें, और इधर इसके एग्जांपल दे दिए, ठीक है। थर्ड, दीज टैक्सेस कंफर्म्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। ये जो डायरेक्ट टैक्स है वो इक्विटी, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी पर काम कर रहा है। दीज डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिच एंड पुअर। यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करते, ये सभी पर समान रूप से लागू होंगे। The levy is against the principles of equity. Against the principles of equity. Income tax is tax levied on income, and wealth tax is tax levied on property assets of an assessee. Thus, they do not have effect those with low income wealth from that level. और इधर क्या है, the burden of indirect taxes falls on the rich and poor alike. These are taxes on consumption. ये भाई जितना जो कंज्यूम करेगा ना उसको उतना टैक्स बियर करना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई जिसके लेवल ऑफ इनकम कम है तो वो कम पे कर देगा, और जिसका लेवल ऑफ इनकम ज्यादा है तो उस पर ज्यादा लग जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है इनडायरेक्ट टैक्सेस में। फिफ्थ जो डिफरेंस है इसका, दीज हैव एन बेसिस, इन्हीं पॉइंट्स के भी लिख सकते हो आप, लेकिन दूसरी बुक में वो है आपका वो ज्यादा है, और इसमें पॉइंट भी ज्यादा है, और बेसिस ऑफ डिफरेंस भी है, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। डायरेक्ट टैक्स में क्या है, द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉल ऑन द सेम पर्सन। उसी पर्सन को वहन करने पड़ेगा जो पे कर रहा है, या फिर
जिस पर लगा है वही पे करेगा। देयर इज अ क्लियर शिफ्टिंग ऑफ बर्डन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ पर जो है वो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पर, होलसेलर से रिटेलर पे और रिटेलर से कंज्यूमर पे, फाइनल बर्डन जो है वो कंज्यूमर पे आ जाता है। लास्ट जो डिफरेंस दे रखा है इसमें, इम्पोजिशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स डज नॉट क्रिएट इम्बैलेंस इन द यूज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। इम्पोजिशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स डज नॉट क्रिएट इम्बैलेंस, जो है ये इम्बैलेंस क्रिएट नहीं करता प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के यूज को लेकर। और यहाँ पर इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस क्रिएट्स इम्बैलेंस इन द यूज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। इम्बैलेंस कैसे हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्टिव रिसोर्सेज से रिलेटेड ही तो है। वहां पर तो पर्सन जो है डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम पर दे रहा है, तो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज पर क्या फर्क पड़ेगा उसका, कुछ नहीं। कुछ क्वेश्चंस हैं इसके नीचे, लॉन्ग आंसर टाइप। एक्सप्लेन द सेलेंट फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, स्टेट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, स्टेट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो कंप्लीट क्वेश्चन तो ये इसमें से आना नहीं है आपका, तो एक पार्ट आ सकता है इसका। जैसे पूरा क्वेश्चन का एक पार्ट इसमें से आ गया फर्स्ट चैप्टर में से, और दूसरा जीएसटी के बारे में पूछ लिया, क्योंकि मेन आपका जो सब्जेक्ट पेपर है वो तो क्या है, जीएसटी सी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड कस्टम लॉ, जीएसटी सीएल है। ठीक है, जीएसटी सीएल आपका पूरा पेपर है। लेकिन यहाँ पर ये जो फर्स्ट चैप्टर था ये क्या था, इनकम टैक्स और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड। तो इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस तो अलग से क्वेश्चन का पार्ट, फर्स्ट पार्ट जैसे इसमें से पूछ लिया, और सेकंड पार्ट जीएसटी अगले चैप्टर से या उससे अगले चैप्टर से। तो यूनिट तो एक ही है, फर्स्ट यूनिट ही कर रहे हैं हम अभी कवर। तो जीरो और फर्स्ट चैप्टर हमने आज कवर किया है, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन का 30% या 40% का आपका कवर हो सकता है। और बड़ा ही इंप्रेसिव होता है अगर आप इस दो पार्ट्स वाला ये क्वेश्चन जो आपका आएगा क्वेश्चन पेपर में, या आप यदि अटेम्प्ट कर लेते हैं। और फर्स्ट जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसमें एक पार्ट इसमें से भी आ सकता है। तो ये जीरो और फर्स्ट चैप्टर आप जो कि आपने पहले पढ़ चुके हो, आप जीरो और फर्स्ट चैप्टर आप, पीडीएफ आपको मिली गई है, पीडीएफ जो है आपको शेयर मैंने कर दिया। अपने जो रोल नंबर है वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए जा। अच्छा, क्वेश्चंस भी पूछे हैं, कैपिटल लेवी क्या होता है सर, नेक्स्ट बताऊंगा। पूजा शर्मा, अधीर टू मी सर, स्क्रीन पे भी पेज चेंज कर दो। अच्छा थैंक यू, किसी ने तो बोला, अनम्यूट होके बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे बच्चे ने, तुम बड़े हो गए हो अब। सर हाँ जी, कौन सी लगेगी? बुक साहित्य भवन पब्लिकेशन की। मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका जो फाइल पिक है वो फर्स्ट लगा रखा। हाँ जी, हेलो सर, वीके पब्लिकेशन की चलेगी? वीके पब्लिकेशन की बजाय आप अगर साहित्य भवन पब्लिकेशन की लोगे तो वो ज्यादा बेटर है। वीके पब्लिकेशन भी चल जाएगा, क्योंकि हम मतलब कोई 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 वो प्रेशर नहीं है आप सब ऊपर की कौन सी बुक लेनी है आपने, वो आप खुद डिसीजन लीजिए कि कौन सी बुक आप लेंगे। जो आपको अच्छी लगे बुक तो वो लीजिए आप, जिसकी लैंग्वेज इजी लगे आपको, जिसमें से प्रिपेयर कर। ठीक है, तो सर क्या दोनों में सेम टॉपिक रहेगा? दोनों में से बेटर कुछ डिफरेंस तो नहीं रहेगा उनमें? वीके और साहित्य भवन में से साहित्य भवन ज्यादा बेस्ट लगी मेरे को। तो आप देखो, आप वो परचेज करो, परचेज करने का फायदा नहीं है, क्योंकि पढ़ना तो आपको है ना। पर सर क्वेश्चन तो एमबीक्यू के हिसाब से आएंगे, मेरे हिसाब से थोड़ी ना आएंगे। हाँ तो देखो क्वेश्चन आएंगे, आंसर मटेरियल आपको क्या इंक्लूड का क्वेश्चन जो आएगा उसका मटेरियल आपको वीके में भी मिल जाएगा और साहित्य भवन पब्लिकेशन में भी मिल जाएगा। वो तो आपकी मर्जी है ना कि मटेरियल आप क्या इंक्लूड करते हैं। लैंग्वेज का ही तो डिफरेंस होता है, दोनों में सेम बातें बताई गई है वीके और इसमें साहित्य भवन पब्लिकेशन में। जीएसटी तो जीएसटी रहेगा, अब उसको मैंने कुछ और लिख दिया, कुछ किसी लैंग्वेज में लिख दिया, दूसरे ने किसी और लैंग्वेज में लिख दिया। रूल्स रेगुलेशंस प्लान पॉलिसीज तो वही रहेंगी, चेंज थोड़ी ना हो जाएगी। दूसरा राइटर कुछ और थोड़ा ना लिख देगा उसमें, अलग से थोड़ा ना लिख देगा भाई।
हाँ ये भी है। है ना। मैटर तो सेम है, जी बस ये है कि लैंग्वेज का थोड़ा डिफरेंस होता है। अब बुक वो सेलेक्ट करो जो जिसकी लैंग्वेज आपको ठीक लगती है, ठीक है। बुक ठीक है लैंग्वेज के सर। बेसिस पर सेलेक्ट करनी होती है आपको। कि मेरी रीड नहीं हो रही है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही थी आप लोगों को? जी सर। यस सर। ठीक है, रोल नंबर सभी ने लिख दिए, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, इसकी वीडियो भी कन्वर्ट करूंगा तो सबका रोल नंबर्स आ जाएंगे। सभी ने लिख दिया हो तो लेफ्ट कर दीजिए, जी जिसने लिख दिए रोल नंबर्स वो लेफ्ट करते जाइए क्लास। सभी ने रोल नंबर लिख दिया है, मैं भी लेफ्ट करूंगा। कोई रहता तो नहीं रोल नंबर लिखने के लिए? हाँ, ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा प्रीति बेटा। सर एक मिनट। वेलकम बेटा, वेलकम।